जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका भी कोर्स टाइटल हो उसके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, क्योंकि आपके विभिन्न जो भी एग्ज़ाम पेपर प्रीवियस ईयर में हुए हैं या इसी वर्ष अलग अलग यूनिवर्सिटी में हुए हैं, उसमें से जो मिले हैं एक प्रकार से कॉमन क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लाया गया है। सभी प्रश्न आपके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 जिसका कोर्स टाइटल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय क्या है। केंद्रीय सचिवालय की स्थापना जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में की गई है। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है वही केंद्रीय सचिवालय कहलाता है, और जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इस सचिवालय का निर्माण उन समस्त कार्यों के संपादन के उद्देश्य से किया गया है जो पूर्व में गवर्नर जनरल के सचिव द्वारा किया जाता था। इसका प्रमुख जो होता है वो भारत का सचिव होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और इस सचिवालय का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को सभी मामलों में आवश्यक सचिवीय सहायता एवं परामर्श देना होता है। इस कार्यालय के पदाधिकारियों का स्तर जो है शासकीय मंत्रालय के समान श्रेणी के पदाधिकारियों के समान होता है। इसी में एक मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी है, जिसकी स्थापना जो है 1947 के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर की गई है। अर्थात जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है वह कब स्थापना हुआ था, उसका 1947 में हुआ था, और यह कब किया गया था, एक प्रकार से गवर्नर जनरल जो थे उनके कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर यह किया गया था। यह मंत्रियों के दायित्वों एवं कार्यों का संपादन करती है। सभी विभागों का अध्यक्ष जो है संबंधित विभाग का मंत्री होता है। दूसरे स्थान पर सचिवालय के कर्मचारी जो है वह आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के महालेखा परीक्षक। उत्तर में हम देखेंगे, उत्तर भारत में आय व्यय से संबंधित लेखों का वार्षिक आधार पर संकलन करने के लिए एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। उसके द्वारा वित्तीय लेखे तथा जो है अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट, विनियोजन लेखें तथा राज्य के राज्यपाल या देश के राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत की जाती है, जो संसद या राज्य विधानमंडल बजट सत्र के समय सदन में जो है उसे प्रस्तुत करती है। महालेखा परीक्षक को उसके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में भारतीय लेखा परीक्षा या लेखा सेवा के अधिकारी और विभिन्न स्तरों पर इस विभाग के कर्मचारी सहायता जो है प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, गृह मंत्रालय के कार्य। अर्थात जो हमारा गृह मंत्रालय है, इस समय गृह मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी हैं, तो उनका जो मंत्रालय है उनके कार्य क्या क्या हो जाते हैं। गृह मंत्रालय जो है वह भारत सरकार का मुख्य विभाग है, इसीलिए उसे महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसी मंत्रालय का कार्य है, और दूसरे देशों से अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना, देश के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना गृह मंत्रालय का कार्य है। एक प्रकार से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है। एक प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद के लिए जो एक प्रकार से आगे के लिए होते हैं उन्हें गृह मंत्रालय का पद लगभग दिया जाता है। गृह मंत्रालय का जो पद है, गृह मंत्री जो है बहुत ही खास होता है, बहुत ही एक प्रकार से उसके पास उच्च शक्तियां होती हैं, क्योंकि वह अपने दूसरे देशों से सीमाओं से सुरक्षित करता है वही, और वही अंदर की शांति, हमारे भारत देश की अंदर की शांति की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य भी उसका ही होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी राज्य सरकार को गृह मंत्रालय दिशा निर्देश जारी कर सकता है। भारत में गृह मंत्रालय को कई विभागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा है राज्य विभाग, तीसरा है राजभाषा, चौथा है गृह विभाग, पांचवा है जम्मू एवं कश्मीर विभाग, और छठा है सीमा प्रबंधन विभाग। ये कुल मिलाकर 6 भागों में गृह मंत्रालय को बांटा गया है। अगला हम देखेंगे प्रश्न हमारा है, खंड विकास अधिकारी। बीडीओ कौन होता है। प्रत्येक विकास खंड में एक खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे हम वीडीओ कहते हैं। यह विकास का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। विकास खंड में उसके नीचे ग्राम विकास अधिकारी होता है, जो खंड विकास अधिकारी के अधीन कार्य करता है। खंड विकास अधिकारी का कार्य जो है शासन द्वारा नागरिकों या गाँव के लिए योजना बनाई जा रही है, उसका लाभ गाँव तक पहुँचाना है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को
मिल सके। निर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ खंड विकास अधिकारी ही दिलाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का त्यागपत्र भी उन्हीं के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। पांचवा प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार की जांच करता है। किसी के द्वारा शिकायत मिलने पर वह स्वयं समाचार पत्र में छपी सूचना के आधार पर संज्ञान लेकर जो है वह जांच करता है। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। इनके कार्य जो है प्रायः एक समान होते हैं। यह आयोग ऐसे सभी मामलों का छानबीन करता है जिनमें किसी लोक सेवक के द्वारा अनुचित उद्देश्यों या भ्रष्ट तरीकों से कार्य करने संबंधी संदेह या आरोप हैं। राज्य के पुलिस संगठन की मामलों को पंजीकृत करके उसकी जांच की जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे लोक लेखा समिति क्या होता है। लोक लेखा समिति जो है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, हर एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये सभी जो है आपका कोर्स टाइटल है इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय प्रशासन। तो भारतीय प्रशासन की लगभग चीज़ें आपको एक प्रकार से पता है किस प्रकार से क्या कार्य होते हैं। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो लोक लेखा जो समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के जो है 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसे लोकसभा की समिति कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य सहयोगी के रूप में होते हैं और उनकी संख्या भी कम होती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जब अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखता है तो लोक लेखा समिति उसका जो है परीक्षण करती है। प्रतिवेदन की समीक्षा करने के बाद समिति यह देखती है कि जो धन वितरित हुआ है उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं। अतः समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जो है समीक्षा वह करता है। 7वां प्रश्न हमारा पुलिस अधीक्षक। जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है। इस पद की व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है। पुलिस अधीक्षक का कार्य जिले में दंगा एवं अपराध को नियंत्रित करना होता है। वह इस कार्य को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देता है। पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई शिकायत होती है तो पुलिस अधीक्षक द्वारा उन पर कार्यवाही की जाती है। पुलिस अधीक्षक अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने विभाग में सामंजस्य बनाए रहते हैं। यदि पुलिस विभाग या थाने का प्रभारी अपने थाने में फरियाद न्यायोचित नहीं सुनता है तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश जो है वह जारी कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। भारत एक प्रशासकीय राज्य है। यहाँ प्रशासन द्वारा ही राज्य के सभी कार्यों का निर्वहन किया जाता है। इसकी विशेषता है स्थायित्व। दूसरा है राजनीति से तटस्थ। तीसरा है पद सोपान। चौथा है शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करना। पांचवा है नीतियों के कार्यान्वित करना। छठा है जन कल्याणकारी होना। सातवां है शासन करने की अहम भूमिका जो है यह सभी भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है। 9 प्रश्न हमारा है केंद्रीय प्रशासन के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं। केंद्रीय शासन में कई महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से गृह, वित्त, विदेश और रक्षा मुख्य होता है। इसे केंद्र सरकार की रीढ़ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे कि कृषि, रेल, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनजातीय, महिला एवं बाल विकास, प्रवासी भारतीय, इस्पात एवं कोयला, योजना, नगर विमानन, रसायन एवं उर्वरक, उद्योग, शहरी विकास, खाद्य प्रसंस्करण, श्रम, सूचना एवं प्रसारण, मानव संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कपड़ा मंत्रालय, यह सभी जो विभाग हैं एक प्रकार से केंद्रीय शासन के मुख्य विभाग हैं। एक प्रकार से प्रायोरिटी अगर हम देखें तो सबसे पहले गृह मंत्रालय जो है गृह विभाग है, वित्त विभाग है, विदेश मंत्रालय है, फिर रक्षा जो है यह जो है एक प्रकार से चारों पांचों जो है मुख्य होते हैं। उसके बाद जो है केंद्रीय शासन के मुख्य भागों में जो आते हैं सभी आपको बताया गया, जैसे कि कृषि, रेल, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें आप PDF नोट से रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिए और फिर रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। 10वां प्रश्न हमारा है जिला प्रशासन के संचालन में जिला अधिकारी की भूमिका। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है जिला अधिकारी होता है। उसका कार्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा शासन की नीतियों को क्रियान्वित करना। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं वह जिला अधिकारी द्वारा ही संचालित होता है। उसे सभी विभागों का निरीक्षण तथा निगरानी का अधिकार प्राप्त है। उसकी सहायता के लिए प्रत्येक तहसील में एक उप जिला अधिकारी होता है। उप जिला अधिकारी जो है वह अपनी तहसील में
जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासन का संचालन करता है। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के अतिरिक्त जितने पदाधिकारी प्रशासन में सहयोग करते हैं वे सभी एक प्रकार से कर्मचारी होते हैं। 11वां प्रश्न है, सुशासन क्या है? सुशासन का सामान्य रूप से अर्थ जनता के शासन से लगाया जाता है। इसमें आम नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासन सरकार का अन्य सभी अंगों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का ग्रामीण जो है अपने संविधान को भले न जानता हो, लेकिन उसे राजस्व कर्मचारी और पुलिसकर्मी जरूर मालूम होते हैं। ये प्रशासन के ही अंग हैं। जन्म से ही बच्चा लोक प्रशासन के अधीन होता है। लोक कल्याण जैसे कई एजेंसियां जिसमें बच्चा लाभान्वित होता है। मानवीय कार्यकलाप के सभी स्तरों पर विज्ञान की महान प्रगति होने पर नए तरीकों के आविष्कार होने से प्रशासन तथा समाज में प्रभावशाली तालमेल लाने की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी अपने को जनता का सेवक समझे, तभी सुशासन की एक प्रकार से कल्पना साकार हो सकती है। जैसे कि सुशासन में क्या होता है कि जनता के हित का कार्य करने वाला एक शासन होता है। इसमें आपको देखने को मिलता है कि संविधान ग्रामीण क्षेत्र में लगभग लोग जाने न जाने, लेकिन पुलिसकर्मी क्या करते हैं, प्रधान क्या करते हैं, विधायक क्या करते हैं, सांसद क्या करते हैं, हर एक बात उनको पता होती है और उनसे क्या कार्य उन्हें करवाना है यह भी वह जानते हैं। तो इस प्रकार से वह देखते रहते हैं कि क्या कार्य कौन सा करता है, उसके प्रकार से सुशासन जो है उसकी कल्पना साकार होती है। 12वां प्रश्न है, लेखा परीक्षण के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है व्यय का वैधानिक परीक्षण। दूसरा है सरकारी व्यय को नियंत्रित करना। तीसरा है उत्तरदायित्व को निश्चित करना। चौथा है वित्तीय स्थिति का आभास। पांचवा है बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति में सुधार। छठा है नियमों की अवहेलना करना। ये सभी जो है लेखा परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में कल्याणकारी प्रशासन क्या होता है? भारत में प्रशासन का कार्य जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करना होता है। इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी अपने को जनता का सेवक मानते हैं। वे जनता की सेवा में निरंतर कार्य करते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करना उनका मुख्य कर्तव्य माना जाता है। इसीलिए सरकार की सभी योजनाएं जो हैं जन कल्याणकारी मानी जाती हैं। प्रशासन जन इच्छाओं का सम्मान करता है। वह जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को जवाबदेही मानते हुए अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जन सहयोग की इच्छा रखते हैं और अपनी सफलता के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। उनके द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जो है वह किया जाता है। 14वां प्रश्न है, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासन की संरचना। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासन की संरचना के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्य के लिए यह बताया गया है कि किस प्रकार से प्रशासन को चलाएंगे। संविधान में 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार के प्रशासन का वर्णन, जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार के प्रशासन का वर्णन। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेंगी जिससे केंद्रीय कानूनों का पालन हो सके। एक प्रकार से जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें जो है शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कि अर्थात राज्य के पास क्या शक्तियां हैं, केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास जो शक्तियां हैं कॉमन रूप में, वह सभी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां, प्रशासन के 5 लक्षण बताइए। सबसे पहला है मनुष्य और भौतिक साधनों का समन्वय। दूसरा है नीतियों का पूर्व निर्धारण। तीसरा है संगठित मानवीय सहयोगात्मक तत्वों की प्रधानता। चौथा है मानवीय प्रयासों का उचित निर्देशन। पांचवा है मानवीय प्रयासों का समायोजन। 16वां प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय प्रशासन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष बताइए। भारतीय प्रशासन को नौकरशाहों द्वारा चलाया जाता है। उनके 2 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। इसीलिए भारतीय प्रशासन के संचालक नौकरशाहों के संबंध में कार्य करता है, एक प्रकार से संबंध में कहा जाता है, और उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है कि उनमें स्थायित्व होता है, राजनीति से तटस्थ होते हैं और पद सोपान व्यवस्था उसमें होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में परोक्ष रूप से राजनीति में वह भाग लेते हैं। शासन करने की अहम भूमिका उनकी होती है, विशेषज्ञों की उपेक्षा करते हैं। और चौथा है अनुत्तरदायी सेवा वह प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां, नीति आयोग क्या है? 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी जो मार्च 1950 से कार्य कर रही थी। उसमें कुछ कमियां थी जिसके कारण नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। सबसे पहली कमी क्या थी? अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई व्यवस्था लाने जा रहे हैं जिसका नाम नीति आयोग होगा।
इसमें वित्तीय क्षेत्र से संबंधित लोक सेवकों एवं हस्तियों को शामिल किया जाता है। योजना आयोग की तरह जो है नीति आयोग के भी कार्य होते हैं। राज्यों को वित्तीय सहयोग के साथ केंद्र राज्य के मध्य धन के आवंटन का यह निर्धारण करता है। कौन? नीति आयोग। अगला प्रश्न हमारा 18वां, भारतीय प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कार्यपालिका द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला, शासन की नीतियों का निर्धारण। दूसरा है प्रशासकों की नियुक्ति। तीसरा है प्रशासकों का हस्तांतरण और निष्कासन। चौथा है बजट के माध्यम से नियंत्रण। पांचवा है कानून द्वारा नियंत्रण। छठा है अनुशासनात्मक कार्यवाही। 19वां प्रश्न हमारा है उत्तरदायित्व क्या होता है। यदि शक्ति का दुरुपयोग रोकना है तो उसे उत्तरदायी होना चाहिए। जनता के प्रति लोक कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। प्रशासन का कार्य नियमों द्वारा संचालित होना चाहिए। एल.डी. वाइट के अनुसार उत्तरदायित्व से अभिप्राय संवैधानिक परिनियम, प्रशासकीय तथा न्यायिक नियमों, दृष्टांतों तथा स्थापित व्यवहारों के उपयोग से है, जिनके द्वारा लोक कर्मचारियों को उनके शासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी जो है ठहराया जा सकता है। लोक कर्मचारियों के समान जनप्रतिनिधियों को भी जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायित्व प्रशासन की एक प्रकार से आधारशिला है। 20वां प्रश्न हमारा है भारत में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए लोकपाल पद की व्यवस्था की गई है। लोकपाल पद को संवैधानिक दर्जा सन 2018 में प्राप्त हुआ है। यह एक कानूनी अधिकार होता है। लोकपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। उसकी योग्यता जो है सेवा शर्तें एवं वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। वह समय से पूर्व राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। समय से पूर्व उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जा सकता है। लोकपाल का कार्य केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मुख्य सचिवों तथा अन्य लोक सेवकों पर लगे भ्रष्टाचार की जांच करना होता है। जांच के बाद वह भ्रष्टाचार के लिए दोषी बना सकता है, लेकिन उसे दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। 21वां प्रश्न हमारा है पद सोपान क्या है। पद सोपान से तात्पर्य है श्रेणीबद्ध प्रशासन। निम्नतर प्रशासकीय पदाधिकारियों पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण होता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। अधीनस्थ अधिकारी उन आदेशों का पालन करते हैं। इसमें प्रत्येक निम्न पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों का जो है वह पालन करता है। 22वां प्रश्न है बजट की परिभाषा। बजट में वार्षिक आय व्यय का अनुमान होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का बैग या थैला। सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था सन 1733 में, जब ब्रिटिश संसद के समक्ष वहां के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने अपने चमड़े के थैले से वित्तीय योजना संबंधी कुछ कागज निकाल कर पेश किया, तो इसे बजट की संज्ञा दी गई। तब से वह शब्द जो है आय व्यय के अनुमानों के लिए प्रयोग होने लगा। बजट में आय व्यय का वार्षिक अनुमान लगाया जाता है। भारत में बजट का आरंभ जो है 18 फरवरी 1860 को वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन द्वारा किया गया। बजट तो आप समझते होंगे, हर वर्ष जो है आपके वित्त मंत्री जो है संसद में उसे प्रस्तुत करते हैं और उसे फिर जो भी सुधार करना हो या उसमें जो भी चीज़ें बदलनी हो उसको करके पास किया जाता है। 23वां प्रश्न है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। जब प्रशासकीय प्रणाली में विधि के द्वारा स्थानीय प्रबंधकारी निकायों में अधिक शक्ति रखी जाती है तो उसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में शासन की शक्ति जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय प्रबंधकीय निकायों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अधिकार प्राप्त होते हैं। 24वां प्रश्न है भारत में योजना आयोग क्या है। भारत में योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी। यह संविधान लागू होने के बाद 28 मार्च 1950 से कार्य करना प्रारंभ किया था और 2014 तक इसने कार्य किया। केंद्र द्वारा राज्यों को धन आवंटन योजना आयोग के माध्यम से किया जाता था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त 4-5 सदस्य होते थे जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए होते थे। योजना आयोग का गठन सरकार द्वारा कुछ समय के लिए किया गया था, लेकिन इसने लंबे समय तक जो है वह कार्य किया। वर्ष 2015 में अंततः योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग क्या होती है इसको आपको पहले ही समझा दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको योजना आयोग से नीति आयोग नाम दिया। अगला प्रश्न है 25वां लेखांकन क्या है। संगठन के वित्तीय कार्यों का समुचित अभिलेख ही लेखांकन है। इसमें वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा
होता है। राज्य की वित्तीय स्थिति तथा उन संक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से निर्मित करने एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधा को ही क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने से एसपी की भूमिका क्या होती है? प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक जो कि एसपी होता है, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस होता है, उसका कार्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की होती है। यद्यपि यह कार्य जिलाधिकारी का होता है, लेकिन एसपी उनके कार्यों में सहयोग करता है। एसपी जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए एक उप पुलिस अधीक्षक होता है। जनपद में कहीं पर हिंसा, उपद्रव, दंगा, दुर्घटना होने पर पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर उस पर काबू प्राप्त कर लेता है। ऐसे मामलों में जिलाधिकारी जो है प्रायः एसपी को साथ लेकर चलता है। 27वां प्रश्न है, 1967 का प्रशासनिक सुधार आयोग क्या था? केंद्र और राज्यों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए प्रशासन में सुधार के लिए प्रयास किए गए। वर्ष 1967 में प्रशासनिक सुधार अधिनियम की सिफारिशों के अनुरूप 1969 में भारत सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना के सिद्धांत को स्वीकार किया, क्योंकि पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा ही प्रावधान किया गया है। ऐसे में भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रयास किया गया। इस संबंध में गठित संयुक्त समिति ने 26 मार्च 1969 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इसे सफलता जो है 1918 में प्राप्त हुई, जब केंद्रीय मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों एवं केंद्रीय लोक सेवकों पर लगे भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल पद की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार राज्यों में लोकायुक्त पद की व्यवस्था जो है वह की गई। 28वां प्रश्न है, पद वर्गीकरण क्या होता है? समान प्रकृति तथा गुण के व्यक्तियों, विचारों या समूहों के विभिन्न बिंदुओं पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण जो है एक श्रेणीबद्ध क्रिया होती है। योग्यता पर आधारित नौकरी पेशे के लिए सरकारी पदों का वर्गीकरण जो है वह अनिवार्य है। मार्टिन मार्क्स के अनुसार पद वर्गीकरण का अर्थ जो है कर्तव्यों एवं आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सरकारी पदों का समूह बनाना होता है। फिफ्नर के अनुसार पद वर्गीकरण योजना का संबंध कर्तव्यों के करने में निहित उत्तरदायित्वों, शक्ति एवं निरीक्षण आदि से है, जो इस पद के साथ जुड़े हुए होते हैं। पद वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। 29वां प्रश्न है, उत्तरदायित्व प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। यदि शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है तो इसे उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायी प्रशासन का अर्थ है जनता के प्रति लोक कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की भावना। प्रशासन का कार्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून द्वारा संचालित होना चाहिए। उत्तरदायी प्रशासन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है बजट द्वारा नियंत्रण, दूसरा है संगठन द्वारा नियंत्रण, तीसरा है व्यावसायिक नियंत्रण, चौथा है प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा नियंत्रण, पांचवा है जनता द्वारा नियंत्रण, छठा है विधायिका द्वारा नियंत्रण, सातवां है कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। 30वां प्रश्न है, जिला प्रशासन द्वारा बजट का क्रियान्वयन। विभिन्न योजनाओं के लिए शासन से प्राप्त धन का खर्च जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। इतना ही नहीं, जिले के सांसदों एवं विधायकों को जो निधि प्राप्त होती है वह भी जिला प्रशासन के माध्यम से खर्च होता है, जिसमें जिलाधिकारी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जिला प्रशासन जो है विभिन्न विभागों के से कार्य योजना मांगता है। कार्य योजना मिलने के बाद जिसे वह आवश्यक समझता है उसके लिए धन आवंटित करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए भी टेंडर निकाला जाता है। जिला प्रशासन किए गए कार्यों की जांच पड़ताल भी एक प्रकार से करता है। 31वां प्रश्न है आपका, नेहरू रोजगार योजना। गाँव की तरह शहरों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1989 में नेहरू रोजगार योजना चलाई गई, जिसका उद्देश्य शहरों एवं कस्बों का विकास करना तथा साफ सफाई करना था। शहरों में जो श्रम शक्ति उन्हें कम से कम 100 दिन रोजगार प्राप्त हो, उसके लिए नेहरू रोजगार योजना लाई गई। गंदगी को समाप्त करने एवं मार्ग के निर्माण तथा मरम्मत के लिए यह योजना काफ़ी कारगर साबित हुई और इससे शहर के श्रमिकों का एक प्रकार से पलायन रुक गया। 32वां प्रश्न है, नौकरशाही के प्रकार। नौकरशाही जो है 4 प्रकार की होती है, अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और चौथा है योग्यता नौकरशाही। प्रश्न 33 है, विकास प्रशासन। विकास प्रशासन एक गतिशील एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जो समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है।
आज विश्व के देश विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, अतः उन कार्यों को संपन्न करने के लिए विकास प्रशासन की आवश्यकता होती है। संक्षेप में विकास प्रशासन की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला परिवर्तनशीलता, दूसरा है विकासात्मक प्रकृति, तीसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित, चौथा है आधुनिकीकरण, पांचवा है प्रशासनिक कुशलता, छठा है आर्थिक विकास। यह सभी जो है, सातवां है परिणामोन्मुखी। यह सभी जो है विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं। जवाहर रोजगार योजना, यह तो आपने देख लिया है। आगे हम देखेंगे सीएजी के कार्य क्या होते हैं। भारतीय संविधान में एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। उसकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य यह देखना है कि भारत की संचित निधि से संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर निकाला जा रहा है या नहीं। वह संपूर्ण सरकारी व्यय का लेखा परीक्षा करता है। सरकारी खर्च की जांच का अधिकार भी उसे दिया गया है। वह केंद्र और राज्य के लेखों की जांच पड़ताल एक प्रकार से करता है, जो सीएजी होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है जनपद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। किसी भी जनपद में मुख्य रूप से दो ही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक जिला अधिकारी, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह जिले के प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है, उसी की निगरानी में सभी विकास कार्य होते हैं। और दूसरा है प्रशासनिक अधिकारी, उप जिला अधिकारी होता है, या जिसे परगना मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। वे सभी तहसीलों में होते हैं। प्रत्येक तहसील में एक उप जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी सरकार की योजनाओं को जनता तक उप जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंचाता है। जिलाधिकारी को डीएम और उप जिलाधिकारी को एसडीएम कहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त जितने लोग प्रशासन में सहयोग करते हैं उन्हें कर्मचारी माना जाता है। इस प्रकार भारत में शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिससे सरकार की योजनाएं जो है जन जन तक पहुंच सके। इस प्रकार से आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस थे सभी हमने आपको बता दिए। जब भी आपके एग्ज़ाम हो जाएं तो आप क्वेश्चन पेपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।